हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। केन्स टेक्नोलॉजीज का स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है, ये सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे डेवलपमेंट यहाँ पर हुए हैं। कल मेजरली एक डेवलपमेंट हुआ, उसकी हम बात इस वीडियो में करेंगे। लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स ने इस डेवलपमेंट को कैसे देखना चाहिए, क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या चीज़ें चेंज नहीं हुई है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इशू हुआ है। अक्टूबर 2025 से कंपेयर करें, पिछले 2 महीनों में अगर हम कंपेयर करें तो केन्स टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉक है दैट इज करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन यहाँ पर हुआ है। एंड करंटली स्टॉक का पी 100 से कम हो गया है, जो रेयरली ये स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में देखा है। तो जो इशू है मेनली कल शुरू हुआ जब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक नोट निकाली रिगार्डिंग केन्स टेक्नोलॉजीज। उन्होंने एनुअल रिपोर्ट 2025 का जो एनालिसिस है केन्स टेक्नोलॉजीज के एनुअल रिपोर्ट का, वो यहाँ वहाँ पर डिटेल में गया था एंड कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर रेज किए जो उनके मुताबिक गवर्नेंस इश्यूज को भी हाईलाइट कर रहे थे। तो क्या कुछ इश्यूज थे एंड जो इश्यूज रेज हुए उस पर केन्स टेक्नोलॉजीज की मैनेजमेंट ने आज एक रिस्पॉन्स दिया है। बहुत सारे इश्यूज जो है वो कोर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से रिलेटेड है, लेकिन हमने इस वीडियो में आपके लिए उन इश्यूज को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि एक लेमैन जो है, एक लेमैन रिटेल इन्वेस्टर जो है, वो इन इश्यूज को समझ सके। तो सबसे पहला कंसर्न जो रेज किया उन्होंने वो है रिगार्डिंग अ रिसेंट एक्विजिशन। तो इस्क्रामेको करके एक कंपनी है जो स्मार्ट मीटर्स बनाती है, उसका एक्विजिशन कंपनी ने पिछले साल किया था। तो उससे रिलेटेड कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना था कि कुछ जो अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड वो कंपनी ने शायद सही नहीं किया है। इस पर कंपनी की मैनेजमेंट ने आज जो क्लैरिफिकेशन दिया उस पर उन्होंने कहा था कि एज पर द इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर करेक्टली दिखाई है। एंड इंटेंजिबल्स जो है, तो जब आप एक्विजिशन करते हो तब कुछ जो पोर्शन है एक्विजिशन का वो आपको इंटेंजिबल एसेट्स में दिखाना पड़ता है अगर आपने गुडविल अकाउंट फॉर किया होगा या फिर आपने कुछ चीज़ें अक्वायर की होगी फ्रॉम योर एक्विजिशन कंपनी। तो मैनेजमेंट का हालांकि ये कहना है कि यहाँ पर जो भी उन्होंने एक्वायर्ड बिजनेस का एक्विजिशन दिखाया है वो सही है। एक और कंसर्न जो रेज हुआ है वो ये था कि एक लार्ज अमाउंट कंपनी ने दिखाई है एज टेक्निकल नो हाउ एंड डिजाइंस इन FY25। अब जनरली अगर मैं आप सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंपनीज कई बार ऐसा भी करती है कि कुछ एक्विजिशन के जो कुछ जो कॉस्ट्स है वो उनको कैपिटलाइज कर देती है ताकि उससे मार्जिन्स कम ना हो। क्योंकि अगर हम P&L और बैलेंस शीट देखें तो अगर आप कुछ कॉस्ट्स को कैपिटलाइज कर दे, यानी कुछ कॉस्ट को आप अगर बता दे कि ये असेट है, ये मेरा खर्चा नहीं था, ये असेट था, तो आपके मार्जिन्स उससे बूस्ट अप हो सकते हैं, राइट। तो इस पर मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो भी एक्विजिशन उन्होंने FY25 में किया है, जो भी एक्विजिशन से रिलेटेड कॉस्ट, टेक्निकल नो हाउ, डिजाइंस जो भी उन्होंने कैपिटलाइज किए हैं वो एक्चुअली कैपिटलाइज होने चाहिए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उन्होंने यहाँ पर कोई मिस अकाउंटिंग या फिर कोई गलत अकाउंटिंग नहीं की है। जनरली अगर आप कोई R&D करते हो जिससे आप एक इवेंचुअली एक इंटेंजिबल एसेट बना रहे हो तो वो आइडियली कैपिटलाइज होना चाहिए एंड वैसी ही ट्रीटमेंट कंपनी ने की है। यहाँ पर कोई एबनॉर्मल स्पाइक नहीं है एंड ये एक्सपांशन वर्क जो करंटली कंपनी कर रहा है वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एक और चीज जो थी वो ये थी कि कंपनी ने, कोटक का ये कहना था कि कंपनी ने कुछ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है एक डिस्क्लोजर आपको देना होता है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तब P&L और बैलेंस शीट के अलावा कंपनीज को डिस्क्लोजर देना होता है कि उनकी कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज है, उनसे उन्होंने क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो किन अमाउंट के ट्रांजैक्शंस है, वो किस नेचर के हैं, ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने होते हैं। तो कोटक का यहाँ पर कहना था कि बहुत सारे केसेस में केन्स और उनकी सब्सिडरीज के जो डिस्क्लोजर्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं हुए। इस पर मैनेजमेंट का यह कहना था कि जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तब इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स कंपनी के सही है, लेकिन कुछ सब्सिडरीज में जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर कंपनी को देना चाहिए था वो कंपनी ने सही नहीं दिया है एंड कंपनी ने एक्नॉलेज किया है एंड उन्होंने कहा भी है कि वो कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन करेंगे। हालांकि ये एक डिस्क्लोजर का इशू है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ मिस रिपोर्टिंग दैट हैज हैपेंड इन द P&L और बैलेंस शीट। सो कंपनी ने ये भी रिटरेट किया है कि इससे बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ओनली अ डिस्क्लोजर दैट कंपनी हैड मिस्ड हियर। अनदर कंसर्न रेज्ड वाज कि बोरिंग कॉस्ट जो है कंपनी की, वो कोटक का कहना था अपने रिपोर्ट में कि दैट लुक्ड वेरी हाई एट 17.7%। तो यहां पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहां पर कोटक ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि एवरेज बोरिंग्स कंसीडर किए थे फॉर द पीरियड एंड उन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट को उस एवरेज बोरिंग से कंपेयर कर लिया था। हालांकि जब आपके पास डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना हो तो दिस इज द वे दैट द कैलकुलेशन इज डन, पर हमें समझना है कि यहाँ पर एरर्स होते हैं। मैनेजमेंट का भी यही कहना था कि एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट अराउंड 10% ही है एंड बिकॉज यहाँ पर एक एवरेज मेथड यूज किया गया है इस वजह से ये जो कॉस्ट है वो ज्यादा दिख रही है। इनफैक्ट
FY24 में ये जो एवरेज बोरोइंग कॉस्ट थी वो 25% दिख रही थी. That is mainly because of the method of calculation that is used and not because the borrowing cost is actually that high, right? एक और कंसर्न रेज्ड वाज कि कंटिजेंट लायबिलिटी जो है कंपनी की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, 520 करोड़ हो गई है, एंड दैट इज 18% ऑफ द नेटवर्थ. बट द फैक्ट इज कि FY24 एंड उससे पहले, इनफैक्ट कुछ साल पहले तक, दीज कंटिजेंट लायबिलिटीज वर ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द नेटवर्थ. द नेचर ऑफ कंपनीज बिजनेस इज सच कि यहां पर आपको बहुत सारे बैंक गारंटीज देने होते हैं, आपको कॉर्पोरेट गारंटीज देने होते हैं. एक तो ये सेगमेंट ऐसा है जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से काफी सब्सिडीज मिल रही है, तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तब आपको गवर्नमेंट को एक बैंक गारंटी फर्निश करनी पड़ती है. एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन से कि जब आप बैंक गारंटी देते हो किसी को भी, तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज होनी चाहिए. कंटिजेंट लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती, बट इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स. So these were mainly guarantees that were issued after the acquisition of Iskraemeco to support the subsidies operations, and कुछ बैंक गारंटीज जो है वो कंपनी ने सब्सिडी जो मिली है गवर्नमेंट से उसके अगेंस्ट दी है. अब एक फंडामेंटल इशू जो रेज हुआ है इन द कोटक रिपोर्ट विच वाज अबाउट वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड कैश फ्लो. अब ये ईएमएस कंपनीज के लिए नया इशू नहीं है. दिस इज समथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट इन एवरी क्वार्टरली रिजल्ट. अब कंपनी का जो बिजनेस है दैट इज सो कैपिटल इंटेंसिव कि आपको जो पैसे खर्च करने होते हैं फॉर केपेक्स, उसके अलावा आपका बहुत सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में भी अटक जाता है. वर्किंग कैपिटल बेसिकली मींस कि यहां पर मोस्टली जो कंपनीज है दे आर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, लाइक सो फोन्स बनाने वाली कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनीज, वो सारे कंपनीज यहां पर केन्स जैसी कंपनी के क्लाइंट्स है. यहां पर क्रेडिट पीरियड आपको काफी रीजनेबल देना पड़ता है. 60 डेज 90 डेज का क्रेडिट पीरियड यहां पर होता है, तो वो पैसा जो है ना वो आपका वर्किंग कैपिटल में अटक जाता है. लेकिन द थिंग इज कि जब कोई कंपनी 50-60% से हर साल अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है, तो उतना ही ज्यादा पैसा आपका वर्किंग कैपिटल में अटकने वाला है हर साल. तो जो भी कैश फ्लोस कंपनी अपने ऑपरेशंस में प्रोड्यूस कर रही है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने में चला जाता है. इस वजह से कंपनी अब तक ऑपरेटिंग कैश फ्लोस पॉजिटिव नहीं बना पाया. लेकिन मैनेजमेंट ने Q2 के अर्निंग्स कॉल के बाद ये भी कहा था कि इट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि बाय द एंड ऑफ FY26 इट विल एक्चुअली शो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोस. द की टेक अवे, अगर हम बात करें सारे चीजों की जो कोटक ने रेज किया, अगर हम वो समराइज करने जाए, तो द की टेक अवे हियर इज कि लार्जली जो पॉइंट्स कोटक ने यहाँ पर सामने रखे हैं वो मेनली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड है, जिनका फाइनेंशियल इंपैक्ट एज सच कोई नहीं है. जो फाइनेंशियल पॉइंट्स उन्होंने रेज किए वो कोई नए फाइनेंशियल पॉइंट्स नहीं है. दे आर द पॉइंट्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड earlier as well, and they are quite valid financial points as well. But as I said, they have been discussed earlier and they are part of the industry risk that you have to take in investing in EMS companies. कंपनी ने अब तक जो explanations दिए वो more or less reasonable है, एंड उन्होंने एक्नॉलेज किए कुछ रिपोर्टिंग इश्यूज भी है विच कंपनी विल रियली नीड टू लुक इनटू. प्रॉब्ली उनके ऑडिटर्स के साथ भी बात होगी इन इश्यूज से रिलेटेड. एंड आने वाले समय में कंपनी का कहना है कि इन द नेक्स्ट वीक दे आर प्रोबेबली गोइंग टू होल्ड अ कॉन्फ्रेंस कॉल एज वेल टू क्लैरिफाई ऑल द इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड हियर. अगर हम फंडामेंटल्स की तरफ जाएं, कंपनी के फंडामेंटल्स, ऑर्डर बुक, ये सारी चीजें जो कोर फाइनेंशियल कंसेप्ट है उन पर जाए, तो वर्किंग कैपिटल के कंसर्न्स Q2 के रिजल्ट के बाद भी बढ़े थे. तब जब हमने Q2 के बाद जो वीडियो किया है केन्स के रिजल्ट के बारे में, तब हमने इनकी बात तभी उस वीडियो में भी की थी. रिसीवेबल्स 600 करोड़ से बढ़ गए थे, मेनली इस्क्रामेको का बिजनेस अक्वायर करने के बाद जो रिसीवेबल्स अब कंपनी के पास आए, तो दे आर करंटली वर्किंग टू डिस्काउंट दोज रिसीवेबल्स एंड रिमूव देम फ्रॉम द बुक्स, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन Q2 के रिजल्ट के बाद भी दिया था. एंड लाइक आई सेड कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि FY26 के ऑपरेटिंग कैश फ्लोस विल बी पॉजिटिव. अगर हम ऑर्डर बुक का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर कोई कंसर्न करंटली नजर नहीं आ रहे. 8,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक करंटली कंपनी के पास है, जो कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में एक अच्छी Q-on-Q ग्रोथ भी दिखाई दे रही है. इस 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक में OSAT, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, एंड PCB का जो प्रोजेक्ट कंपनी करने वाली है उसका इसमें कोई समावेश नहीं है. कि जो ऑर्डर्स है वो दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर बुक अगर हम OSAT एंड PCB भी माने तो दैट विल बी मच हायर देन दिस. अगर हम गाइडेंस की बात करें जो कंपनी ने Q2 के बाद दिया था, जस्ट ब्रिंगिंग एवरीवन बैक टू द फंडामेंटल्स रादर देन द पैनिक एंड फियर जो करंटली मार्केट में होता है. हमें हमेशा फंडामेंटल्स की तरफ जाने के लिए देखना चाहिए. जो ग्रोथ दिख रही है, जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है उस पर ध्यान देना चाहिए. अगर हम वो करंटली देखें, Q2 के बाद कंपनी का कहना था कि दे एम टू अचीव $1 billion ऑफ रेवेन्यू इन FY28, which is somewhere more than double of what they currently have, and $2 billion by FY30 ये कंपनी के टारगेट्स है. OSAT का रेवेन्यू अभी तक आना बाकी है, so that will be a major boost to the revenue of the company going ahead.
FY26 का गाइडेंस, कंपनी का रेवेन्यू का गाइडेंस जो है वो अराउंड 4,500 करोड़ का है, जो अभी भी उन्होंने मेंटेन किया है, एंड 35% ऑफ दैट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26। पीसीबी प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने कुछ अपडेट दिया था, जहां पर उनके जो भी फेज वाइज एक्सपांशन प्लान्स है वो अभी भी रेडी है। ओसैट में जो कंपनी का प्लांट ऑपरेशनलाइज होने वाला है उसमें कुछ डिलेज जरूर आए हैं, बट इट इज गोइंग अहेड एज पर व्हाट द मैनेजमेंट हैज सेड। एंड कुछ डिलेज यहाँ पर नॉर्मली होते हैं क्योंकि आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आनी बाकी होती है, उसमें भी आपको कुछ डिलेज जनरली मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ डिले वहाँ पर हुआ है, बट आने वाले क्वार्टर्स में ओसैट से रेवेन्यू कंपनी का आना शुरू हो जाएगा। FY27 में ओसैट का रेवेन्यू कंपनी के बुक्स में आना शुरू हो जाएगा। सो करंटली अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की करेक्शन देखें तो वैल्यूएशंस करंटली कंपनी के कुछ इस तरह गिर गए हैं। दीज आर द मीडियन पी वैल्यूएशंस। सो जो मीडियन पी है लास्ट 3 ईयर्स में वो 130 का रहा है कंपनी का, बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ रेट्स जो कंपनी ने हमेशा गाइड किया है, एंड दे हैव आल्सो डिलीवर्ड ऑन दोस हायर ग्रोथ रेट्स। करंटली द स्टॉक ट्रेड्स एट अ पी मल्टीपल ऑफ अराउंड 85 का पी मल्टीपल है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग करेक्शन दैट हैज हैपेंड in the last few days. So this was our analysis about the issues that are going on with Kaynes Technologies right now. मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये इश्यूज के बारे में एंड जो टेक्निकल अकाउंटिंग रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू आपको मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको लगा है कि वीडियो इंसाइटफुल है, एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।